जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पहलगाम में नया खुलासा, रेकी वाला कैमरा चीन में हुआ एक्टिव, एनआईए करेगी अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहल। जी हां दोस्तों, बताएंगे पहलगाम आतंकी हमले का कैसा है ये अहम सुराग गोप्रो कैमरा, जांच के लिए चीन से मदद लेगी एनआईए। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले में नया ट्विस्ट देखने को मिला है। तो वहीं ईरान के वार से हिले डोनाल्ड ट्रंप कुवैत में अमेरिका का दूतावास बंद किया। जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर में रेड अलर्ट। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा बहुत बड़ा जाम, 700 टैंकर फंस गए। दोस्तों, क्या भारत में भी तेल को लेकर मचने वाला है बवाल। वहीं युद्ध में अकेला पड़ा ईरान, रशिया चीन ने बना ली दूरी। क्या कहते हुए दूरी बनाई है, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। वहीं आपको बताएंगे किसने कहा, तो वहीं आपको बताएंगे आखिर किसने कहा कि अब इजराइल को ही अपना माई बाप मान ले। दोस्तों, आज बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हमेशा की तरह आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि भारत लगातार जिस प्रकार से अपना डिफेंस सिस्टम बढ़ा रहा है, दोस्तों वाकई में आज के समय के हिसाब से बिल्कुल सही कदम उठा रहा है, सही फैसले ले रहा है। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां कश्मीर की बैसरन घाटी की रेकी करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा चीन स्थित एक डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा पाया गया है और ये घातक पहलगाम आतंकी हमले से 1 साल से ज्यादा पहले एक्टिव किया गया था। द प्रिंट के को इस बारे में जानकारी मिली है। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोले तो एनआईए अब लेटर रोगेटरी जारी करने की तैयारी में है, क्योंकि कैमरे के एक्टिवेशन पहली बार इस्तेमाल और उसके व्यापारिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी चीन के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेटर रोगेटरी एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की अदालत को भेजा जाने वाला औपचारिक और कूटनीतिक अनुरोध होता है। गृह मंत्रालय एमएचए ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। जी हां, जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने यह दर्ज किया। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए जब हमले की साजिश और उसे अंजाम देने से जुड़े अलग अलग सामान और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की जांच की गई। मामले की जांच करते हुए एनआईए ने अमेरिका स्थित निर्माता गोप्रो बीवी को नोटिस भेजा ताकि कैमरे के खरीदार, आखिरी यूजर और उससे जुड़े तकनीकी रिकॉर्ड की जानकारी मिल सके। एनआईए ने एक विशेष अदालत में निर्माता के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि यह कैमरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्थित एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड नामक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया गया था और कैमरा 30/1/2024 को डोंग गुआन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक्टिव किया गया था। हालांकि केंद्रीय आतंकवाद रोधी एजेंसी अभी तक कैमरे के आखिरी यूजर के रिकॉर्ड या चीन से जम्मू कश्मीर तक उसकी आवाजाही का पता नहीं लगा पाई है। कड़ी जोड़ने और यूजर्स का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए उसने जम्मू की विशेष एनआईए अदालत से चीन के अधिकारियों को औपचारिक न्यायिक अनुरोध भेजने की अनुमति मांगी है। दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पाया कि हमले से पहले रेकी और तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया संदिग्ध गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब एजेंसी ने इस मामले में चीन से सहायता मांगी है। वाकई में ये चौंका देने वाली खबर। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अब गोप्रो को लेकर कौन कौन से तार जुड़े हैं और फिर इससे और क्या सबूत अपने भारत को मिल पाता है और क्या चीन इसमें भारत की सहायता करेगा, ये चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान के वॉर से हिल गए डोनाल्ड ट्रंप कुवैत में अमेरिका का दूतावास बंद किया। जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर में हुआ रेड अलर्ट। जी हां, सऊदी अरबिया में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले से अमेरिका पूरी तरीके से हिल गया है। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी दूतावास को हिट किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने मिडल ईस्ट में सख्त कदम उठाए हैं। अमेरिका ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी दूतावास को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर और कुवैत से गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत निकलने का आदेश दिया है। ये फैसला ईरान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइली हमलों के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई देशों में खतरा बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जॉर्डन, बहरीन, कतर और कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों का लगातार खतरा बना हुआ है। इराक में हिंसा और अपहरण का जोखिम ज्यादा बताया गया है। जॉर्डन और बहरीन में आतंकी हमलों की आशंका भी जताई गई है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब क्षेत्र में इस तरह का अनिवार्य निकासी आदेश जारी किया गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों से कहा है कि वे व्यावसायिक उड़ानों से जल्द मिडिल ईस्ट क्षेत्र को छोड़ दे। हालांकि समस्या यह है कि कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। फिलहाल अमेरिकी सरकार ने नागरिकों के लिए विशेष निकासी उड़ानों की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा बड़ा जाम, 700 टैंकर फंस गए। दोस्तों, 700 टैंकरों का फंसना बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास कितने दिन का बचा है तेल, क्या बढ़ने वाले हैं दाम।
बता दें ईरान और अमेरिका युद्ध का बड़ा असर दुनिया की तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। खबर है कि मार्च में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल टैंकर की आवाजाही में 80% से ज्यादा गिरावट देखी गई है। साथ ही जल मार्ग पर सैकड़ों टैंकर्स का लंबा जाम लग गया है। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही गुजरने वाले टैंकर्स में आग लगाने की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में विंड वार्ड एंड केपलर कंपनी के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 1 मार्च को सिर्फ 3 टैंकर हॉर्मुज से गुजरे। इनमें 28 लाख बैरल तेल थे। 2 मार्च को सिर्फ एक छोटा टैंकर और एक छोटा कार्गो जहाज यहां से गुजरा। खबर है कि करीब 706 गैर ईरानी टैंकर स्ट्रेट के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इनमें 334 क्रूड ले जा रहे हैं, 109 डर्टी प्रोडक्ट टैंकर है और 263 क्लीन प्रोडक्ट जहाज हैं। पीटीआई भाषा के अनुसार ऊर्जा विश्लेषण कंपनी रिस्टेड एनर्जी ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 1.5 करोड़ बैरल यानी वैश्विक आपूर्ति का करीब 20% कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ये तेल मार्ग विश्व का सबसे अहम चौक पॉइंट या संकरा रणनीतिक मार्ग माना जाता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तर में ईरान स्थित है, जबकि इस रास्ते से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ईरान का तेल एवं गैस निर्यात होता है। दोस्तों अब इससे सवाल ये है कि क्या तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कारोबारियों को यह आशंका है कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति धीमी पड़ सकती है या ठप हो सकती है। क्षेत्र में हमलों खासकर फारस की खाड़ी के संकरे प्रवेश मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर हमले के कारण निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में हमले लंबे समय तक जारी रहे तो कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास कितना है तेल का भंडार। दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वो उभरती हुई स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता तथा किफायती दरों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ कच्चे तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की थी। फरवरी की शुरुआत में उन्होंने बताया कि वैश्विक उथल पुथल की किसी भी स्थिति में मांग को पूरा करने के लिए भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 74 दिनों के लिए पर्याप्त है। तब पूरी उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए जो तेज गति से विकास कर रहा है, व्यवहार्य और सुरक्षित तेल भंडार आवश्यक है ताकि वैश्विक उथल पुथल की स्थिति में वो कमजोर स्थिति में ना हो। यानी कि दोस्तों भारत के पास किसी भी स्थिति में 74 दिनों तक का भंडारण मौजूद है, जो कि ट्रंप की धमकी से काफी पर्याप्त है। दोस्तों ट्रंप ने पहले ही कहा है कि ईरान के साथ युद्ध 1 महीने तक चलने वाला है, 1 महीने से ज्यादा युद्ध नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट को मिला मिसाइल अलर्ट, तुरंत उठाना पड़ गया कदम। दोस्तों अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच एक विमान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई से दुबई के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को रास्ते में अचानक मिसाइल का अलर्ट मिला, जिसके बाद एक अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा। मिसाइल हमले का अलर्ट मिलने के तुरंत बाद एमिरेट्स के विमान को यूएई एयर स्पेस में रेयर गतिविधि करते देखा गया। फ्लाइट रडार 24 डेटा के अनुसार EK501 नाम का विमान मंगलवार सुबह यूएई एयर स्पेस के बाहर रोक दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट भेजा कि देश के एयर डिफेंस ईरान की तरफ लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब दे रहे हैं और विमान को खतरा हो सकता है। इसके बाद लाइव प्लेन ट्रैकर के मुताबिक विमान को दुबई में लैंड करने से पहले डबल रिवर्स करते देखा गया, जिससे बेहद ही दुर्लभ कदम माना जा रहा है। फ्लाइट को पहले मुंबई वापस जाते देखा गया था, हालांकि बाद में अधिकारियों द्वारा रोके जाने से पहले विमान वापस दुबई की ओर जाने लगी। वहीं आपको बता दें युद्ध में अकेला पड़ा ईरान, रशिया चीन ने बनाई दूरी, पाकिस्तान की भी मजबूरी, कहा सिर्फ हमदर्दी मिल सकेगी, साथ नहीं। जी हाँ, अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच ईरान को चीन रशिया से सीधी सैन्य मदद की उम्मीद नहीं है। अब सऊदी अरबिया से हालिया समझौतों के कारण पाकिस्तान भी खुलकर तेहरान के समर्थन में नहीं आएगा। क्षेत्रीय समझौते, आर्थिक निर्भरता और रणनीतिक संतुलन ईरान को मैदान में लगभग अकेला छोड़ रहे हैं। दोस्तों रशिया और चाइना दोनों ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए व्यापक सैन्य हमलों और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है कि क्या चीन, रशिया या पाकिस्तान ईरान को बचाने आगे आएंगे। पहली नजर में लगता है कि तेहरान के पास मजबूत साझेदार हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरह उनके पास खाड़ी क्षेत्र में स्थानीय सैन्य अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं है। रूस पहले से यूक्रेन युद्ध में उलझा है, जबकि चाइना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता। दोनों देश हथियार और बयान दे सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सेना से सीधा टकराव मोल लेना उनके लिए संभव नहीं है। ईरान को कभी उम्मीद रहती थी कि पड़ोसी मुल्क देश संकट में उसका साथ
देंगे, लेकिन आज की हकीकत अलग है। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच हाल के वर्षों में सुरक्षा और रक्षा सहयोग गहरा हुआ है। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता, तेल आपूर्ति में राहत और निवेश पैकेज दिए हैं। बदले में पाकिस्तान ने खाड़ी सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच समझ है कि वे एक दूसरे के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखेंगे। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर तेहरान के पक्ष में सैन्य भूमिका निभा लेता है तो वो रियाद के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल देगा। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी रणनीतिक मजबूरी है कि वो ईरान का साथ नहीं दे सकता। आपको बता दे, पहला है पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और IMF कार्यक्रम के दबाव में है। दूसरा, वो खाड़ी देशों की वित्तीय मदद पर निर्भर है। तीसरा, अगर वो ईरान के समर्थन में सीधे उतरता है तो सऊदी सहायता पर असर पड़ सकता है। चौथा, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों पाकिस्तानी श्रमिकों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। पांचवा, क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। और छठा, अंतिम, इसीलिए इस्लामी एकजुटता की बयानबाजी अलग बात है, लेकिन सैन्य दखल अलग बात है। दोस्तों, हालांकि ईरान को चीन और रशिया से सीमित समर्थन मिलेगा, पाकिस्तान से राजनीतिक सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन सीधी सैन्य भागीदारी की संभावना बेहद कम है। ये संकट दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते भावनाओं पर नहीं बल्कि हितों पर टिके होते हैं। चीन रूस की दूरी, पाकिस्तान की सऊदी निर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन के कारण ईरान इस संघर्ष में लगभग अकेला खड़ा रह गया। दोस्तों, संकट के समय स्पष्ट हो जाता है कि रणनीतिक साझेदारी और सैन्य बलिदान दो अलग बातें होती है। अगर आप भी हमारी बात को मानते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में हर कोई भारत के जैसा नहीं होता जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने भी बड़ा दावा किया है कि पूरी दुनिया की ताकत इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास। उन्होंने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी GCC के मुस्लिम देशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इजरायल को अपना माई बाप मानकर घुटने टेक देने चाहिए। साजिद तरार ने कहा कि रशिया और चीन आज कहां है, कोई नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त दुनिया यूनिपोलर हो चुकी है। ताकत किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। वो इस वक्त धरती पर सबसे ताकतवर शख्स हैं। आपको यह बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल से दुनिया शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। पूरी दुनिया का बाप इस वक्त इजराइल है। यह मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए कि वो भी कहें कि माई बाप घुटने हम टेक रहे हैं। मुसलमान मानते भी हैं। गाजा के अंदर 3.5 लाख लोगों को दिन दहाड़े मर्डर किया गया। कोई है माई का लाल जो बोलकर दिखाए। साजिद तरार ने मुस्लिम देशों पर नाराजगी जताई है और कहा कि इन पर यही सही लगता है कि ये इजराइल को अपना माई बाप मान ले और उसके सामने घुटने टेक दें। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर भी चिंता जताई जिसमें ट्रंप ने कहा था कि जंग 4 हफ्ते तक भी खिंच सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, देशों की इकोनॉमी हिल जाएगी। साजिद तरार ने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 1 महीना, मैं कहता हूं कि 1 हफ्ता भी अगर जंग चली तो दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाएंगे। वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।